बच्चों कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा या सेल के बारे में पढ़ा है ना। सेल के बारे में जाना और देखिए हमने ये सेल बनाई है, कल भी आप लोगों को दिखाया था और इसके अलग अलग पार्ट्स भी हमने दिखा रखे हैं, है ना। तो अब आज हम जानेंगे अगले पार्ट में कि कोशिकाओं के हर पार्ट के क्या क्या काम है। ये जो कोशिकाओं के अलग अलग भाग होते हैं ये किस किस काम आते हैं। इतनी छोटी तो कोशिका होती है और इसके अंदर भी इतने भाग हैं, देखो कितने सारे भाग हैं ना। अभी कुछ भागों के बारे में आप लोगों ने लिखा है और कुछ भाग ऐसे हैं कि उनके बारे में हम लिख ही नहीं पाए हैं, इनसे भी छोटे छोटे भाग हैं। तो अभी जिनके बारे में हम देख पाए हैं, जो बड़े बड़े भाग हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला पार्ट हमने देखा था वो था केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, है ना। तो केंद्रिका के बारे में अच्छा मंजीत आपके पास दिख रहा है मुझे केंद्रिका के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि केंद्रिका क्या होती है, कैसा पार्ट होता है कोशिका का या सेल का। हाँ, जिसे न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। हाँ बताइए फिर। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती है। हाँ। केंद्रिका में रिबो न्यूक्लिक अम्ल और एंजाइम होते हैं। हाँ, जो सूत्रीय विभाजन में कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस समय वो हेल्प करते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड उनको कहा जाता है, वो होते हैं। और एंजाइम्स होते हैं, हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं ना बहुत सारे, आप लोगों को पढ़ा है ना। तो वो एंजाइम्स का जो बैलेंस होता है वो केंद्रिका में ही होता है, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स। इसके बाद एक पार्ट और है इसका केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है अंजलि, थोड़ा ऊपर कर लो इसे अंजलि। हाँ, थोड़ा बता सकती हो। हाँ, क्या है। कोशिका का केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन केंद्रक द्वारा ही होता है। इसका वैसे तो कोई निश्चित स्थान नहीं होता, परंतु अक्सर यह मध्य में ही होता है और इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है। हाँ, तो ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि केंद्रक वैसे तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये मिड में होगा, बीच में होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये इधर उधर भी होता है। जरूरी नहीं है कि मध्य भाग में ही केंद्रक हो, यहीं पे केंद्रक हो, ये कहीं इस साइड भी हो सकता है केंद्रक किसी कोशिका का, ठीक है। तो ये इमेजिन किया जाता है कि लगभग बीच में होगा, तो हमें इस तरह से बना दिया है उसे। और ये जो होता है ये सारी जैविक क्रियाओं का और सारी जो उसकी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, केंद्रक का। तो इसको इसीलिए उसका मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। जैसे हमारा मस्तिष्क ये है, हमारे सारे कार्य इसी से नियंत्रित होते हैं, ऐसे ही कोशिका का कार्य किससे नियंत्रित होता है, केंद्रक से। इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम है किसी के पास। हाँ, राइबोसोम क्या है मैम, ये बहुत छोटी गुलिकाओं के द्वारा दिखाई देता है। हाँ। इसके अंदर 50% प्रोटीन एंड और 50% आरएनए के द्वारा होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये राइबोसोम्स हैं, है ना। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, छोटी मतलब गोलियां टाइप की गुलिकाओं के रूप में होते हैं, छोटे छोटे गोले से, ठीक है। तो राइबोसोम और प्रोटीन होता है इसके अंदर और आरएनए होता है। राइबोसोम में प्रोटीन और आरएनए होता है, तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सबसे बड़ा कार्य इसका यही है। इसके बाद मुझे दिख रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम इधर दिखाई दे रहा है, देखो क्या है लाइसोसोम। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है। हाँ। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है और गोल सी संरचना है। इसमें एंजाइम भी होते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाती है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो ये फट जाती है, ठीक है। तो ये देखो, ये इधर दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है लाइसोसोम। ये रहे लाइसोसोम, ये रहे लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम है, ये देखो छोटे छोटे। और मतलब ये झिल्ली नुमा होती है और इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ सा होता है। कभी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो ये फट जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। हाँ, ऐसे बोला जाता है। और इसके बाद है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, सबसे महत्वपूर्ण भाग किसी कोशिका का। हाँ, क्या है ये। गाढ़ा तरल पदार्थ है। हाँ। एक गाढ़ा तरल पदार्थ। देखो ये तरल पदार्थ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके अंदर, यही है वो, ठीक है। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। बीच में इसे कोशिका द्रव्य और यहाँ पर कोशिका साइटोप्लाज्म लिखा है ना यहाँ पे। ये साइटोप्लाज्म है, देखिए ये साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है और ये पूरा जो है ये प्रोटोप्लाज्म है जो चारों ओर फैला हुआ है। साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। यह इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसी के द्वारा जीवन, मतलब जो हम सजीव होते हैं ये साइटोप्लाज्म के ही द्वारा होते हैं।
जीव द्रव्य के ही द्वारा, प्रोटोप्लाज्म के ही द्वारा होते हैं। इसी का एक पार्ट साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे मेन पार्ट जो है इसका वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? ये मुड़ी हुई आकृतियां और गुच्छे, अभी दिखाती हूँ। वैसे देखा है तुमने माइटोकॉन्ड्रिया? गुच्छे के रूप में होता है। और कोशिका इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका का श्वसन करना और कोशिका के लिए ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, तो कोशिका के लिए जो ऊर्जा पैदा करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हमने इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये गुच्छे नुमा आकृतियां हैं, दिख रही है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको कहते हैं कोशिका का विद्युत ग्रह। क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये उसको एनर्जी देता है। पूरी कोशिका को जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो इसी के द्वारा मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, इसका मुख्य भाग। और कुछ वैक्यूल्स होते हैं इसमें, रसधानियां। देखो ये वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को व्हाइट व्हाइट से। एक वैक्यूल यहाँ है, एक वैक्यूल यहाँ है। ठीक है, तो ये वैक्यूल क्या होते हैं? इनको रसधानी या रिक्तिका भी कहते हैं। एक पतली झिल्ली से ढकी हुई होती है। ठीक है, और इनमें एक तरल पदार्थ बना होता है, भरा होता है इनमें। ठीक है, और ये क्या करती हैं? ये जंतुओं में और पादपों में, जैसे पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें तो इनका थोड़ा वैसा वाला हिस्सा होता है, ठोस हिस्सा, और जंतु कोशिकाओं में तरल हिस्सा होता है, इनके अंदर तरल भाग। इसीलिए वो ठोस, जैसे जो पादप कोशिकाओं के वो तुमने देखे होंगे पेड़ों के तने कठोर होते हैं ना, तो वो इन्हीं की वजह से होते हैं। रिक्तिकाएं, उनकी जो ये रसधानियां हैं ये टाइट होती हैं उसमें। ठीक है, और इनमें लिक्विड भरा होता है। तो ये जब तरल होती हैं तो ये मनुष्य, मतलब जीवों में, जो जीव होते हैं सारे जंतु, उनमें ये तरल रूप में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करती हैं और जंतुओं में जल का संतुलन करती हैं, इसीलिए तरल रूप में होती हैं। समझ गए? ये देखिए, ये दिखाई दे रही है। और देखिए, और बताइए क्या है? तारक काय या सेंट्रोसोम, बेलन नुमा। हाँ, कैसी आकृतियां आपको पता है? ये बेलनकार राडनुमा आकृतियां हैं, रॉड जैसी। ये बीच में गोल व सिरों में खोखली होती है। यह शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करती है। ठीक हो गया। देखिए ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये रॉड नुमा आकृतियां हैं, बीच में खोखली होती है, बेलनाकार होती है ये, और इनसे शुक्राणु के पीछे वाला हिस्सा, आपने देखा ना वो पढ़ा चैप्टर, तो उसमें पीछे वाला हिस्सा कितना पतला होता है ना शुक्राणु का, तो उसका जो पीछे वाले हिस्से का निर्माण करती हैं वो यही बेलनाकार आकृतियां करती हैं। इनको कहते हैं सेंट्रोसोम या तारक काय। ठीक है, हाँ, कोशिका विभाजन में तंतुओं का निर्माण भी करती है, यही करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे अंगों के बारे में पढ़ लिया है। इसके बहुत सारी अंतःप्रदब्बी जालिका है, केंद्रक और कोशिका कला की विस्तृत जानकारी इसमें होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब बातें आ गई हैं। अब एक कविता के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए कोशिका को जाने वाला भी थोड़ा बहुत दिखा रखा है। छोटी छोटी इकाइयां मिल, इसको पकड़ो आप,